चीन भी डर जाएगा, पाकिस्तान भी डर जाएगा। 100 से ज्यादा राफेल आ रहे हैं। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स की डील तय हो गई है। 18 राफेल फ्रांस से डायरेक्ट आएंगे। बाकी बचे 96 राफेल फाइटर जेट्स भारत में ही बनाए जाएंगे। भारतीय नौसेना के लिए अमेरिका ने 6 P-8I पोसाइडन, मैरीटाइम और टोही विमान मंगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्कैल्प और कॉम्बैट मिसाइल्स भारत आने वाली हैं। रूस से पैंट्सर 7S-1M एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत आने वाला है। नरेंद्र मोदी मार्च में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो ना पाकिस्तान ने सोचा होगा, ना अमेरिका ने सोचा होगा और ना ही चीन ने सोचा होगा। तो क्या युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है? हिंदुस्तान का नया बॉडीगार्ड आ रहा है। मोदी ने ऑर्डर दे दिया है। कौन है ये बॉडीगार्ड? कैसा दिखता है ये बॉडीगार्ड? हिंदुस्तान के दुश्मनों को मौत देने वाला मेड इन इंडिया किलर भी रेडी होने की कगार पर है। भारत ने छुपके इस किलर की टेस्टिंग कर ली है। कौन है इंडियन आर्मी का ये किलर जिसने चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के कान खड़े कर दिए हैं? इतना ही नहीं, मोदी अब पाकिस्तान के लिए 114 नए धुरंधर लेकर आ रहे हैं। कौन है ये धुरंधर? नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। रातों रात एक बहुत बड़ा फैसला ले चुके हैं। मोदी के इस फैसले की गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक, पेशावर से लेकर कराची तक सुनाई दे रही है। मोदी ने रातों रात पाकिस्तान के मुनीर के, मसूद और हाफिज के डेथ वारंट पर साइन कर दिया है। मोदी ने क्या क्या फैसला लिया है, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। 114 राफेल तैयारे खरीदने जा रहा है इंडिया। राफेल तैयारों में फ्रांसीसी राफेल। पाकिस्तानी अचानक राफेल रटने लगे हैं। आखिरकार इतना क्यों डरने लगे हैं? पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर, पाकिस्तानी अखबारों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, दुनिया के कोने कोने में एक ही खबर क्यों चल रही है? एक ही खबर क्यों छप रही है? हर तरफ सिर्फ और सिर्फ 114 राफेल की ही बात क्यों हो रही है? दरअसल नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी महाडील कर ली है जिसे मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील कहा जा रहा है, और इस डील ने मुनीर की रातों की नींद छीन ली है। पाकिस्तान में सबकी हार्ट बीट बढ़ा दी है। अगली बार पाकिस्तान से युद्ध में 36 नहीं, 100 नहीं, 176 राफेल फाइटर जेट से हमला होगा। न रावलपिंडी बचेगा, न इस्लामाबाद बचेगा। इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट्स मौजूद हैं। इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल फाइटर जेट्स के मरीन वर्जन का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है, और अब भारत फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की एक बड़ी डील को मंजूरी दे चुका है। 114 में से 18 राफेल फाइटर जेट्स तैयार हालत में, यानी फ्लाई अवे कंडीशन में भारत आएंगे, जबकि बाकी बचे 96 राफेल फाइटर जेट्स भारत में ही बनाए जाएंगे। यह डील कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि हर फ्रेंच अखबार के पहले पन्ने पर इसी मदर ऑफ ऑल डील की खबर छपी है। फ्रांस के डिफेंस एक्सपर्ट, फ्रांस के पत्रकार इस डील को इस 21वीं सदी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हैं। और तो और फ्रांस की नेशनल असेंबली की डिप्टी और फ्रांस की राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुकी मरीन ले पेन भी इस डील को जियोपॉलिटिक्स का गेम चेंजर बता रही हैं। 114 राफेल फाइटर जेट्स की ये नई डील पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में कैसे पूरा का पूरा गेम चेंज कर देगी, कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स को घुटनों पर ला देगी, पहले ये सुनिए, फिर आपको इस डील से पाकिस्तान में मचे पैनिक का ऑडियो सुनवाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। Rafale definitely was a hero amongst other heroes during केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।
Sindoor. There were a lot of other heroes also. Yes, Rafale is the buzzword. आपने वो word इस्तेमाल किया. It is the buzzword. Indian Air Force is looking forward to inducting a lot more MRFA aircraft, whether that is going to be Rafale or any other presently under deliberation. But yes, Indian Air Force is definitely looking forward to induct a lot more of these newer generation aircraft into our inventory, and the sooner the better. टेरर इंफ्रा हम लोगों ने डेफिनेटली एड्रेस किया, उसके बारे में कोई शक नहीं. उनके कई मिलिट्री ठिकानों के ऊपर भी हमने हमला किया, कोई शक नहीं. ये बिल्कुल सही है. हमने टेरर इंफ्रा स्ट्राइक किया, 100% राइट. हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन स्ट्राइक किए, 100% राइट. वाइस एयर चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर ने राफेल पर बात करते हुए एमआरएफए यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का जिक्र किया, और उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि राफेल एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ही है. यानी राफेल को हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री हमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है. राफेल लड़ाकू विमान का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है. राफेल में 3 तरह की मिसाइल लगाई जा सकती हैं. हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल. राफेल लड़ाकू विमान स्टार्ट होते ही ऊंचाई तक पहुंचने में अन्य विमानों से काफी आगे हैं. राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है. यानी राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है. एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है. यह हवा में ही फ्यूल भी भर सकता है. राफेल पर लगी गन 1 मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम है. राफेल में इतना तगड़ा रडार सिस्टम है जिससे यह 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान राफेल की ताकत देख चुका है, और अब 114 नए राफेल की खबर सुनते ही पाकिस्तान में सबके हाथ पैर फूलने लगे हैं. फ्रांस से इंडिया 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज़्यादा होगी. इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि वो मेड इन इंडिया तैयार करेंगे जेट्स. कुछ जेट्स मेड इन इंडिया तैयार किए जाएंगे, कुछ इंपोर्ट्स किए जाएंगे. तो इस पे आवाम की राय लेते हैं कि क्या अब हमें ख़तरा है, हमारी आर्मी को, हमारे डिफेंस सिस्टम को इस चीज़ से ख़तरा हो सकता है कि अगर फ्यूचर में जंग होगी तो उसके जो नतीजे हैं वो जो पास्ट में हमारे जंग में हुए थे वैसे ही होंगे, या फिर नतीजे चेंज हो सकते हैं और इंडिया को हम पे बढ़तरी हो सकती है कि नहीं. आवाम से जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या कहेंगी? देखिए, इस पे कहना क्या है कि अच्छी बात है, हर एक मुल्क का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखें. और आजकल का दौर ऐसा है कि हर कोई ऐसी लाइक कह लें कि वो चाहते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कोई हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देख सके. आपने बात की है राफेल जेट्स की कि जो कि इंडिया 114 फ्रांस से लेता हुआ दिखाई दे रहा है. अगर इसकी मालियत की आपने बात किया तो दैट इज़ 1.2 LCR. ठीक है, तो इट मीन्स कि इसका जो 60% पार्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया होंगे. ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया लॉन्च करता हुआ दिखाई दे रहा है और बता रहा है. और ये सिंपल सी बात है, किसको नज़र नहीं आता. डेफिनेटली पाकिस्तान को बताने के लिए सारा कुछ होता है कि भाई हम रेडी हैं. इस बार ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 लोड होने वाला है, तो आप भी रेडी रहें. आपके पास क्या इक्विपमेंट्स हैं, आप क्या करने वाले हैं, आपका क्या डिफेंस सिस्टम है, वो सारा कुछ हम देखना चाहेंगे. और जिस तरह से दौर चल रहा है 2026 का, हर जगह जंगें ही नज़र आ रही हैं, तो हर किसी को ये पड़ी हुई है कि हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि हमारी नेशन को कोई मसला ना हो. कि अगले को बताने के लिए, कान खड़े करने के लिए कि येस वी हैव द पावर, वी हैव द थिंग्स. इंडिया जो है वो बड़ा एक्टिवली सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि वो 114 राफेल लेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए. कहा जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफेंस डील रिसेंटली. ये जो सालों में कोई ये 40 अरब डॉलर की डील है. और डेवलपमेंट ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन जो हैं, ही इज़ विजिटिंग इंडिया. जनवरी के अंदर इसी साल इस डील को क्लियर कर दिया था, ये जो 114 की है. और ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इंडिया की, ठीक है जी, ये कहा जाता है कि इंडिया की हाईएस्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट बॉडी है. ये जो डील है इसमें कहा जाता है कि 88 सिंगल सीट एंड 26 ट्विन सीट जो वेरिएंट हैं
वो मिलेंगे मिलेंगे कुछ ट्रेनिंग होंगे और बाद में कन्वर्जन हो जाएगी उनकी। सो 80% जो है वो इंडिया में बिल्ड किया जाएगा। अगर ये सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी तो उसका ये एक एडवांटेज ये है कि जो आईईएफ है, इंडियन एयरफोर्स जो है, इट विल हैव अ कंट्रोल ओवर टेक्नोलॉजी। वन थिंग, इंडियन एयरफोर्स विल बी एबल टू इंटीग्रेट जो इंडिजिनस वेपन्स हैं एंड सिस्टम्स हैं वो इसके साथ। इंडिया के पास 36 और ऑलरेडी हैं जो डिलीवर हो गए थे, और इंडियन नेवी जो है उसने भी कुछ 26 राफेल मेरीन जो हैं वो ऑर्डर किए हुए हैं, उनके भी $7.5 अरब है, और ये आईएनएस विक्रांत के ऊपर ऑपरेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान की बड़ी नज़र है आईएनएस विक्रांत के ऊपर। इंडियन एयरफोर्स के पास मेरा ख्याल है टोटल जो है ना वो 150 राफेल होगा। 150, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। और इंडियन एयरफोर्स और नेवी का मिला लेंगे तो 176 राफेल जेट्स इनके पास होंगे। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि इंडिया ये समझता है कि हमें अपनी जो लॉन्ग टर्म जो अप्रोच है ना वो करने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या है कि लार्ज स्केल पे डिफेंस एक्विजिशन कर लें, लार्ज स्केल पे डिफेंस एक्विजिशन कर लें, ठीक है ना जी। लार्ज स्केल पे डिफेंस एक्विजिशन कर लें, वो जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस चाहिए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये फोर्सेस को भी पता हो यार, ये हमारा जो है ना वो हमारे पीछे हुकूमत खड़ी है, हमारे पास पैसा है, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। कहानी सिर्फ राफेल पर जाकर खत्म नहीं हो रही। मोदी की महाडील में और भी बहुत कुछ ऐसा है जो मुनीर को बेचैन कर रहा है, क्योंकि अब मोदी ने हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम का भी चाक चौबंद इंतजाम कर दिया है। नरेंद्र मोदी अब S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए एक घातक बॉडीगार्ड लेकर आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कौन है ये बॉडीगार्ड, ये क्या करेगा, S-400 के साथ मिलकर दुश्मनों को कैसे तबाह करेगा। इस बॉडीगार्ड का नाम है पैंट्सिर S-1M एयर डिफेंस सिस्टम, जो रशियन मेड एडवांस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और मीडियम रेंज की सेल्फ प्रोपेल्ड सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट गन प्रणाली है। इसे ड्रोन, क्रूज मिसाइलों, हेलीकॉप्टर और विमान जैसे हवाई खतरों के खिलाफ पॉइंट डिफेंस के लिए डिजाइन किया गया है, जो 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी पैंट्सिर S-1M एयर डिफेंस सिस्टम की हैं। अब आप सोचेंगे कि ये S-400 का बॉडीगार्ड कैसे साबित होगा, तो अब ये समझिए, S-400 एक शील्ड है, लेकिन शील्ड को भी बॉडीगार्ड की जरूरत होती है। युद्ध की स्थिति में पैंट्सिर S-1M एयर डिफेंस सिस्टम हमारे S-400 बैटरी के ठीक बगल में मौजूद रहेगा, जिससे एक गुंबद के भीतर एक और गुंबद बन जाएगा। S-400 की खासियत है कि वो 400 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मनों के जेट्स और मिसाइलों को मार गिरा सकता है, जबकि पैंट्सिर S-1M एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पर हमला करने वाले दुश्मन के आत्मघाती ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को 30 किलोमीटर की नजदीकी दूरी से नष्ट कर देता है। इसके अलावा मोदी ने जो महाडील की है उसमें बड़ी संख्या में स्कैल्प मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ अमेरिका से 6 P-8 टाइप पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी लेने जा रहा है। हिंदुस्तान के इस युद्ध वाली तैयारी को देखकर पाकिस्तान में अभी से सबके हाथ पैर फूलने लगे हैं। पाकिस्तानी अभी से भविष्य के युद्ध में मारे जाने वाले पाकिस्तानी फौजियों की लाशें गिनने लगे हैं। दोस्तों, भारत के अंदर एक चीज को बड़ा सीरियसली लिया गया है, और वो ये है कि भारत का जो डिफेंस बजट है उसको बहुत
बड़े पैमाने पे बढ़ाया गया। और यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या होने वाला है। इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी चेंज होने वाली हैं। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया बेसिकली एयरफोर्स पे पैसा लगाने लगा। अब इसमें ये भी देखें, जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहते हैं विच हैव एडवांस्ड वेपन्स। शिप्स भी लेना चाहते हैं, सबमरीन्स भी, यूएवीज भी, ड्रोन्स भी। और फोकस क्या है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री। फोकस क्या है? सेल्फ रिलायंस। जो अभी आ रहे हैं, क्या नाम है उनका, वो हमारे जो हैं भाईजान फ्रांस वाले, वो क्या होने वाला है? फ्रांस वाले भाईजान ने आके क्या करना है? आते ही उन्होंने सीधा डाल देना पैसा किस पे? वो समझते हैं ये पैसा डालने की हमें ज़रूरत है। किस में पैसा डालने की ज़रूरत है? नए जहाज़ खरीदने में। ये 114 फ्रेंच राफेल खरीदने हैं, ये प्रेफर्ड ऑप्शन है। अब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने 180 तेजस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिए हैं जिनकी मालियत 1.1 ट्रिलियन रुपीस है। ठीक है। और दूसरी तरफ ये है कि जो परचेजेज इन्होंने करनी है आउटसाइड इंडिया, वो रशिया के S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। अभी 2 इनके पास बैटरियां मजीद आनी है, क्योंकि ये $5.43 बिलियन की डील थी, ये बैटरी भी आनी है। तो ये अभी किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? एयरक्राफ्ट। ठीक है जी, स्पेंडिंग ऑन एयरक्राफ्ट पे करो, एरो इंजन्स पे करो, वॉरशिप्स पे, सबमरीन्स पे, न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल्स पे, ये इन चीज़ों पे। सो जो स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स हैं, they are looking that the strategic threats। और स्ट्रेटेजिक थ्रेट में कौन है? पाकिस्तान एंड चाइना। ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली को बताया कि पाकिस्तान ने पिछले 5 साल में 2021 से 2026 तक 2759 सोल्जर्स कुत्ते की मौत मारे गए हैं, 212 जूनियर ऑफिसर्स मारे गए, 170 सीनियर ऑफिसर्स मारे गए, यानी इसमें मेजर, कर्नल, जनरल वगैरह हैं। और ये जो टोटल जो कैजुअलिटी है 3141, उसमें से 2034 खाली POJ से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें 9 ऑफिसर्स, 10 जूनियर ऑफिसर्स और 2015 सोल्जर्स POK से ताल्लुक़ रखते हैं। अजीज़ दोस्तों, POK वालों को 10 बार सोचना होगा कि जंग में इनको भेजा जा रहा है फौजी बना के, टेररिज्म के लिए इनके नौजवानों को भारत भेजा जा रहा है जिहाद के नाम पे। इस बीच हिंदुस्तान में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसकी खबर या तो सिर्फ मोदी को है या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, जिसने पाकिस्तान और चीन के कान खड़े कर दिए हैं। भारत का स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कुशा अपने ट्रायल फेज में एंटर कर चुका है। कुशा की पहली इंटरसेप्टर में केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। मिसाइल M1 की कामयाब टेस्टिंग हो गई है। कुशा एक मल्टी लेयर्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो भारत के एयर डिफेंस को और सिक्योर करेगा। यह एक 3 लेयर वाली शील्ड है, जिसमें 150 किलोमीटर वाली M1 मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग हो चुकी है। 250 से 300 किलोमीटर वाली M2 और 350 से 400 किलोमीटर रेंज वाली M3 मिसाइल की टेस्टिंग होनी बाकी है। कुशा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इंडियन एयर स्पेस में अदृश्य दीवार की तरह काम करेगा। मुनीर का ना ड्रोन काम आ पाएगा, ना चाइनीज मिसाइल ही हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ पाएंगी। अगले युद्ध में पाकिस्तान की शामत आएगी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा है कि मोदी पूरी दुनिया में रुल गया।
और जबकि पूरी दुनिया पे मोदी जी छाए हुए हैं, कैसे वो ये कह सकता है? लेकिन पाकिस्तानी इसी माइंडसेट के लोग हैं। यानी कमाल की बात है ना, जितनी जंगें इससे पहले हुई हैं पाकिस्तान और भारत के बीच, पाकिस्तान का तो उनके बारे में भी यही दावा है। अगरचे पाकिस्तान के आर्मी जर्नैल लिख चुके हैं कि सारी जंगें हारे, खुद भी इन्होंने माना। और वही इसका फेवरेट राइटर के अजीज़, वो पाकिस्तान की जो सारी जंगें हैं 93 में जब उन्होंने बुक लिखी, तो वो सारी जंगें उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान हारा था, और जो जो दावे किए थे पाकिस्तान ने, उसी बुक में उन्होंने साबित किया कि वो जंग बुरी तरह हारे थे। जब कहता है कि मोदी रुल गया तो इसको शर्म नहीं आती? अब ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मोदी जी कौन सा वर्ल्ड लीडर नहीं है, यूरोपियन यूनियन की हेड हो, प्रेसिडेंट ट्रंप हो, प्रेसिडेंट शी हो, प्रेसिडेंट पुतिन हो, ये अरब देशों के हेड्स हों, किस तरह मोदी जी के साथ गले मिल रहे हैं, डील्स कर रहे हैं। मोदी जी को तो अमेरिका जाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ये जो अल्टीमेटली डील की अनाउंसमेंट यूएसए के साथ हुई है, फ़ोन पे बात हुई है, और ब्यूरोक्रेसी टू ब्यूरोक्रेसी काम चल रहा था, और अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है। यूरोपियन यूनियन की जो हेड हैं और यूरोपियन काउंसिल के जो हेड थे, दोनों खुद भारत आ गए। 26 जनवरी 2026 की जो भारत की तकरीबात हैं उसमें भी शमूलियत की और बड़ी अहम बातें की, और उन्होंने कहा जी कि हमने डील कर दी। तो रुला कौन? रुला पूरा पाकिस्तान। इनकी वजह से ख्वाजा आसिफ रुल गया हुआ है। ख्वाजा आसिफ का प्राइम मिनिस्टर रुल गया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो मिल रहे हैं पूरे दुनिया के वर्ल्ड लीडर से, और ये ज़्यादातर इनमें से जो वाक़यात हैं, बल्कि सारे के सारे वाक़यात, ये वो जो मई की जंग के बाद के हैं। ये जो रुला हुआ है शहबाज शरीफ, ये भी सितंबर की बात है। ये तो अभी जनवरी 2026 की बात है। यूरोपियन यूनियन की हेड आती हैं, वो फ़ख्र से कहती हैं कि हमारे लिए ऑनर है कि मदर ऑफ ऑल डील हो गई। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने डील की अनाउंसमेंट खुद की, जिसको लोग कहते हैं कि वो डैडी ऑफ द डील हो गई। तो ये है रियलिटीज, मगर इनको शर्म नहीं आती। हिंदुस्तान की सुरक्षा को अभेद करने वाला, राफेल के 114 धुरंधरों को भारत लाने वाला, इंडियन एयर स्पेस में मेड इन इंडिया दीवार खड़ी करने वाला ये पूरा प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं। तभी तो आज पाकिस्तानी मूल के लोग भी यही कह रहे हैं कि मोदी ही छा रहे हैं, पाकिस्तानी तो यहां वहां भाग रहे हैं। बांग्लादेश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यूनुस और जमात का खेल खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के इशारे पर एंटी इंडिया मुहिम चलाने वालों की करारी शिकस्त हो चुकी है। बांग्लादेश में नई सरकार आने वाली है। 90% मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में 9% हिंदुओं ने कट्टरपंथी जमाते इस्लामी की जमानत जब्त करा दी है। बांग्लादेश का हिंदू अब डरेगा नहीं। बांग्लादेश की महिलाएं अब कट्टरपंथियों के आगे झुकेंगी नहीं। अब जमातियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को डर लगेगा। क्यों? इस रिपोर्ट से समझिए। बांग्लादेश की आवाम ने जमातियों को जोर का झटका धीरे से दिया है। हिंदुओं को मारने, काटने, जलाने वाले जमातियों की जमानत जब्त करवा दी है। बांग्लादेश की कमान तारिक रहमान को सौंप दी है। बीएनपी ने 20 साल बाद बांग्लादेश में लैंडस्लाइड जीत हासिल की है। ढाका में बीएनपी के दफ्तर के बाहर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बीएनपी ने 209 सीटें जीती हैं। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी सिर्फ 70 सीट पर सिमट गई है। छात्र आंदोलन से निकली पार्टी एनसीपी की हार हुई है।
चुनाव नतीजे आते ही बांग्लादेश में सीन बदल गया है। अब जमातियों पर फोर्स डंडे बरसा रही है। चुनाव में करारी हार को नहीं पचा पा रहे जमाती ढाका में काउंटिंग सेंटर के बाहर उपद्रव करना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें काउंटिंग सेंटर से पहले ही मार मार कर खाल उतार दी। याद कीजिए, यही पुलिस चुनाव से पहले जमातियों के आगे खामोश खड़ी रहती थी। बांग्लादेश की इसी पुलिस ने दीपू चंद्र दास को जमातियों के डर से हत्यारों की भीड़ को सौंप दिया था। सोचिए, अगर जमाती बांग्लादेश में जीत जाते तो क्या होता। हिंदुओं के घर इस तरह जला दिए जाते, उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होता। हिंदुओं के मंदिरों में मूर्तियों पर हमले शुरू हो जाते, हिंदुओं के घरों पर हमले होने लगते, हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट शुरू हो जाती, हिंदुओं की लिंचिंग शुरू हो जाती, हिंदुओं को खुलेआम जिंदा जलाया जाने लगता। बांग्लादेश में अगर 11 पार्टियों से बना जमाते इस्लामी का गठबंधन जीत जाता, एनसीपी को और ज्यादा सीटें मिल जाती, तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बन जाता। बांग्लादेश में मुल्ला मुनीर का नैरेटिव फिर औंधे मुंह गिर गया। बांग्लादेश की आवाम ने मुनीर के मॉडल की हवा निकाल दी। बांग्लादेश की जनता ने शहबाज का ख्वाब तोड़ दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी साजिश को तार तार कर दिया। बांग्लादेश की समझदार जनता ने जमात और मोहम्मद यूनुस को उनकी औकात बता दी। उन्हें बता दिया कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की जगह कहां है, बांग्लादेशियों के मन में पाकिस्तान के लिए क्या है। इस चुनाव में जमाते इस्लामी की 231 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। पाकिस्तान परस्त जमात का स्ट्राइक रेट सिर्फ 22% रहा। शेख हसीना की सरकार गिराने वाले स्टूडेंट्स की पार्टी एनसीपी का और बुरा हश्र हुआ। 30 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एनसीपी सिर्फ 4 पर सिमट गई। हिंदुओं को डराकर वोट लेने का जमातियों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। बांग्लादेश का हिंदू डरा नहीं, बांग्लादेश के हिंदू ने जमातियों को सत्ता में नहीं आने दिया। बांग्लादेश के हिंदू ने शरिया लॉ का ख्वाब देखने वालों को सत्ता से बहुत दूर फेंक दिया। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की लीडर शेख हसीना का कोर हिंदू वोटर जमातियों के खिलाफ एकजुट हो गया। अवामी लीग पर बैन लगने के बाद हिंदुओं ने बीएनपी को खुलकर सपोर्ट किया। बीएनपी को शेख हसीना के गढ़ गोपालगंज, खुलना, सिलहट, चटगांव, ठाकुरगंज में बम्पर सीट मिली। जमातियों की पाक परस्ती उनकी सबसे कमजोर नस साबित हुई। बांग्लादेश की आजादी के मुक्ति संग्राम का विरोध उन्हें बहुत महंगा पड़ गया। स्टूडेंट की पार्टी एनसीपी को जमातियों से गठबंधन करना बहुत भारी पड़ गया। लोगों ने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया। मेरा ये पुख्ता यकीन है कि ये हमारी जमहूरियत की जीत है। अल्लाह के करम से तारिक रहमान जीत गए हैं। हमें बहुत खुशी है। हम तो बस कमाना खाना चाहते हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं ताकि वो देश को आगे ले जा सके। हम सबकी तरक्की हो। हम सुख समृद्धि चाहते हैं। हम काम करके खाना चाहते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। हम चाहते हैं कि मुल्क में करप्शन ना हो, ये मुल्क ठीक से चलाया जाए। मुल्ला मुनीर और पिद्दी शहबाज की जोड़ी ने बांग्लादेश को हिंदू मुक्त बनाने का पूरा षड्यंत्र रच दिया था। जमातियों को जिताने के लिए मुनीर ने पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं की फौज बांग्लादेश में उतार दी थी। आईएसआई का पूरा जाल बिछा दिया था। बांग्लादेश के करीब 68% मुसलमानों और 10% अल्पसंख्यक हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों ने बिना लाठी, गोली, कट्टा के जमातियों को सत्ता में आने से रोक दिया। बांग्लादेश में 1,31,00,000 हिंदू हैं, जो बांग्लादेश की कुल आबादी का 9% हैं। गोपालगंज में 27%, मौलवी बाजार में 24%, ठाकुर गांव में 22%, खुलना में 21%, पिरोजपुर में 15%, बारी साल में 11% और चटगांव में 11% हिंदू रहते हैं। जमातियों ने चुनाव से पहले महिलाओं के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की थी। इस्लामिक लॉ के तहत उन पर कई तरह के बैन लगाने की बातें उनके नेता कह रहे थे। जमाते इस्लामी ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। इससे उनकी छवि महिला विरोधी की बन गई।
बांग्लादेश में करीब 6.29 करोड़ महिला वोटर हैं। पुरुष वोटर 6 करोड़ 48 लाख के करीब हैं। इन महिलाओं ने जमाती इस्लामी के शफीकुर रहमान की जगह बीएनपी के तारिक रहमान को अपने देश की कमान सौंपी। हमने इस जिम्मेदारी को एक कर्तव्य मानते हुए सफलतापूर्वक पूरा किया। मैं लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और किसी भी कमी के लिए माफी चाहता हूं। कैंपेन यही समाप्त होता है। बांग्लादेश और उसके लोकतंत्र की जय हो। बीएनपी के लीडर तारिक रहमान और उनकी बेटी ने पूरे चुनाव में महिला वोटर पर फोकस किया। बांग्लादेश की महिलाओं की बेहतरी के लिए योजनाएं पेश की। फैमिली कार्ड का वादा बीएनपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। इसके तहत हर घर की मुखिया के नाम फैमिली कार्ड जारी किया जाएगा। हर महीने घर की मुखिया को 2000 से 2500 टका नकद सहायता या इतनी कीमत का राशन दिया जाएगा। बीएनपी ने चुनाव जीतने पर महिलाओं को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया, जो बहुत असरदार रहा। सरकार बनाने पर बीएनपी 1 लाख स्वास्थ्य कर्मी भर्ती करेगी, जिनमें 80% महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। महिलाओं के लिए 6 महीने तक वैतनिक मैटरनिटी लीव दी जाएगी। महिला उत्पीड़न के खिलाफ कड़े कानून बनाने का वादा भी किया, जिससे महिलाओं ने जमातियों को खारिज कर दिया और बीएनपी को खुलकर सपोर्ट किया। जमातियों को सबसे बड़ा झटका हिंदू वोटर और महिला वोटर की वजह से लगा। बांग्लादेश में पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस का एजेंडा भी इसी वोट बैंक की वजह से फेल हुआ। हमारे लिए बीएनपी की जीत बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पिछले 17 साल से बांग्लादेश में आवाम की हुकूमत नहीं थी। इसलिए ये बहुत बड़ा मौका है और मैं अपने देश को इसकी मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, कुछ बेहतर करेगी, देश में स्थिरता लाएगी और आर्थिक प्रगति पर जोर देगी। जनता की सेहत पर ध्यान दिया जाएगा, लोगों की राय को तवज्जो दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि नई सरकार यही प्राथमिकताएं तय करेगी। सब कुछ शांत रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। सड़कों पर उतरने में समस्या नहीं होगी। कानून व्यवस्था फिर से बहाल होगी। इस देश में बुनियादी इंसानी अधिकार बहाल होंगे। मैं नई सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि लोगों को उनका हक मिलेगा। बांग्लादेश में 83 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। 7 महिला चुनाव जीती थीं, जिनमें 6 बीएनपी से हैं। बम्पर जीत के बाद तारिक रहमान ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से जश्न नहीं मनाने की अपील की है। ढाका में जुमे की नमाज अदा करने के बाद तारिक रहमान थोड़ी देर के लिए बाहर निकले। अब उनका बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनना तय है। बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 1991 से 2024 तक शेख हसीना और तारिक रहमान की मां खालिदा जिया ही प्रधानमंत्री बनती रही हैं। तारिक रहमान 17 साल बाद 25 फरवरी को ब्रिटेन से बांग्लादेश लौटे थे। उनकी वापसी के सिर्फ 5 दिन बाद उनकी मां खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने चुनाव में बीएनपी को फ्रंट पर आकर लीड किया और लैंडस्लाइड जीत हासिल की। बांग्लादेश की कमान संभालने जा रहे तारिक रहमान ने 30 साल की उम्र में राजनीति शुरू की थी। 2001 से 2006 के बीच उनकी मां खालिदा जिया जब प्रधानमंत्री थी, रहमान पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। 2007 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 18 महीने जेल की सजा काटनी पड़ी। 2008 में इलाज के बहाने लंदन भाग गए। चुनाव से ठीक पहले वो लौटे और अवामी लीग की गैर मौजूदगी में बम्पर जीत हासिल कर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर तारिक रहमान को चुनाव जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक और आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने और मिलकर विकास करने की बात कही है। तारिक रहमान भी भारत से संबंध सुधारने के पक्षधर हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की मदद के बिना काम नहीं चलेगा। जमात के आउट होने और बीएनपी के सत्ता में आने से बांग्लादेश में हिंदुओं पर संकट फिलहाल कम हो गया है। रहमान कह चुके हैं कि बांग्लादेश जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का है। We also, on behalf of our party, thank him, and we believe that under the leadership of our leader, Mr. Tariq Rahman,
the relation between these two countries and the people of these two countries will be strengthened. बीएनपी का जीतना जहां भारत के लिए राहत की खबर है, वहीं भारत के बॉर्डर वाले जिलों में जमात का जीतना टेंशन वाली बात भी है। कट्टरपंथी जमाती, पाकिस्तान परस्त जमाती, मुल्ला मुनीर के इशारों पर नाचने वाले जमाती, आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले जमाती अब भारत के बॉर्डर तक पहुंच गए। मैप में जो हरे रंग के इलाके आप देख रहे हैं, वो सब जमातियों ने जीते हैं। बंगाल और असम बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में कट्टरपंथी जमातियों की जीत हुई है। यहां जमातियों का बढ़ता प्रभाव भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।